2024 के चुनाव में विपक्ष को सीधे तौर पर दो तीन बातें समझ लेनी चाहिए। और जिस तरह से आरजेडी के नेताओं ने स्टैंड लेना शुरू किया है, गोदी मीडिया के तीन चैनल जिसमें आज तक, रिपब्लिक भारत और इसके साथ साथ दैनिक जागरण, ये तीनों चैनल फंस गए और ये तीनों चैनलों पर अब गाज गिरेगी। नोटिस भेज दिया गया है इन तीन चैनलों को, और नोटिस भेजने के साथ साथ ये तीन चैनल, अब इन तीन चैनलों को कहा गया कि आप जवाब दीजिए वरना आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा होगा। तो ये अभी जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, ये बता रही है कि विपक्ष को ये काम शायद बहुत पहले कर देना चाहिए था और 2024 के चुनाव से पहले कम से कम जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर ये काम नहीं किया जाएगा तो फिर आप ये मान करके चलिए कि विपक्ष को किस तरह से ये गोदी मीडिया टारगेट करेगी, आप इस बात की अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने अब इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी है, और विपक्ष जब अपनी तैयारियां शुरू कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसको इस बात का अंदाजा है कि किस तरह से, किस लेवल पर जाकर के ये गोदी मीडिया खेल कर सकता है। मैं बात कर रहा हूं जेडीयू के नेता ललन सिंह की। ललन सिंह का अभी कुछ समय पहले इस्तीफे की खबर निकल करके सामने आई, और ललन सिंह के इस्तीफे की खबर निकल करके जब सामने आई तो कहा जाने लगा कि ललन सिंह बगावत करने वाले हैं, ललन सिंह जो है वो जा रहे हैं, ललन सिंह ने जो है वो बीजेपी से हाथ मिला लिया है, तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिया है। तो इस तरह की खबरें चलने लगी, और जब इस तरह की खबरें चलने लगी तो लाजमी है कि जो माहौल बनाया जा रहा था उस माहौल से काफी कुछ जो है वो बदलने लगा। और ललन सिंह ने बार बार इन चीजों को खारिज किया। ललन सिंह ने कहा कि ये जो बातें जो फैलाई जा रही हैं इनका कोई जो है वो आधार नहीं है, बगैर आधार के, बगैर सर पैर के इस तरह की बातें फैलाई जा रही, इस तरह की बातें की जा रही, ये जो है वो ललन सिंह की तरफ से कहा गया। और अब जो है ललन सिंह ने कुछ चैनलों को बाकायदा नोटिस भेज दिया है। मैं आपको चिट्ठी भी दिखाता हूं, ललन सिंह की तरफ से जो चिट्ठी भेजी गई है उस चिट्ठी को भी आप देख लीजिए, और उस चिट्ठी को देखने के साथ साथ इस बात को भी समझ लीजिए कि ललन सिंह की जो एक कार्रवाई है, ललन सिंह का जो बयान है वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। पहले मैं उनकी चिट्ठी जो है वो दिखाता हूं ताकि जो उनकी चिट्ठी के जरिए जो मैटर है वो आप समझ सके, जो पूरा मैटर है उसको आप समझ सके, और फिर उसके बाद में उनका बयान, जो ललन सिंह का अभी बयान निकल करके सामने आया है, उसको हम समझेंगे। तो ये ललन सिंह का, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, तो इनका ये चिट्ठी इनकी तरफ से जारी की गई है, और ये चिट्ठी जारी करके कह रहे हैं, ये चिट्ठी जारी की गई 30 तारीख को, और अब इनका वीडियो स्टेटमेंट भी आ गया। इन्होंने नोटिस भेज दिया है, नोटिस भेज करके उनको कहा है कि आप माफी मांगिए वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहिए, मानहानि का केस मैं आपके ऊपर करूंगा। अब ललन सिंह इसमें क्या कह रहे हैं सुनिए। एक प्रमुख समाचार पत्र और कुछ न्यूज चैनलों में प्रमुखता से यह खबर छापी गई, चलाई गई, बताई गई कि उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के प्रयास में मेरी अध्यक्ष पद से विदाई हो गई। खबर यह भी छपी कि 20 दिसंबर को एक मंत्री के कार्यालय में दर्जन भर विधायकों की बैठक हुई जिसमें मैं भी उपस्थित रहा। खबर में यह भी विस्तार से जनता दल यूनाइटेड के टूट की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। अब यह खबर पूर्णतः भ्रामक है, असत्य है और मेरी छवि को धूमिल करने वाली है। मैं 20 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दिल्ली में था। 20 दिसंबर की शाम में सभी सांसदों के साथ मुख्यमंत्री जी के दिल्ली आवास पर एक बैठक में शामिल था, और समाचार पत्रों ने जानबूझ करके मेरी छवि को धूमिल करने के लिए इस प्रकार की खबरें छापी, और श्री नीतीश कुमार जी के साथ मेरे 37 साल के संबंधों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। तथ्य यह है कि मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में व्यवस्था के कारण मेरी इच्छा और मुख्यमंत्री जी की सहमति से अध्यक्ष का पद छोड़ा। श्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं ही इस दायित्व को लिया। ऐसे भ्रामक समाचारों को लिखने और छापने वालों को चारों खाने चित होंगे। जनता दल यूनाइटेड पार्टी के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकजुट है। मैंने फैसला किया है कि पटना लौट करके तत्काल संबंधित समाचार पत्रों को कानूनी नोटिस दूंगा
और मेरी छवि को धूमिल करने के लिए उन पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। तो ये राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उनकी तरफ से ये लेटर जो है जारी किया गया है और उन्होंने इस लेटर को जारी करके बताया कि देखिए इस तरह से चीजें की जा रही है और मैं अब इस पर एक्शन लेने जा रहा हूं। ये 30 दिसंबर की उनकी खबर थी, 30 दिसंबर का उनका लेटर था। अब राजीव रंजन ने जो है इसको लेकर के अब कह दिया है कि उन्होंने बाकायदा इसको लेकर के नोटिस भेज दिया है और टाइम पीरियड दिया है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप माफी मांगिए और अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो आप पर मानहानि का मुकदमा होगा। तो अब या तो आज तक चैनल, दैनिक जागरण, रिपब्लिक भारत, इन 3 चैनलों को जो पर्टिकुलर भेजा गया है नोटिस, या तो इनको ललन सिंह से माफी मांगनी पड़ेगी और जो अपनी खबरों को हटाना पड़ेगा, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहिए, ये ललन सिंह ने कहा। एक बार जरा ललन सिंह का जो बयान है उसको आप सुन लीजिए और फिर उसके बाद में विस्तार से जरा इस बात को समझिए कि ये कितना जरूरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये कितना जरूरी है, अगर ये नहीं होता है तो कितना बड़ा नुकसान जो है हो सकता है, इस बात को जरा समझिए। तो सबसे पहले आप ललन सिंह का बयान सुनिए, ललन सिंह के बयान को आप सुनिए। ललन सिंह कह रहे हैं कि मैंने उन चैनलों को नोटिस भेज दिया है, ये उनकी तरफ से जो है कहा गया है। तो ललन सिंह का बयान जो है वो आपके सामने है, सुनिए ललन सिंह का बयान। धूमिल करने के उद्देश्य से मनगढ़ंत और तथ्यहीन खबरों को दिखाने के लिए हिंदी न्यूज चैनल आज तक, रिपब्लिक भारत और दैनिक जागरण समाचार पत्र को मेरे वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा गया। यदि न्यूज चैनल, समाचार पत्र के पास तथ्यहीन, असत्य और मनगढ़ंत समाचार का कोई आधार और प्रमाण है तो उसे प्रदर्शित करें, अन्यथा प्रमुखता से झूठ और तथ्यहीन समाचार। ललन सिंह यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब मैं इन पर कानूनी कार्रवाई करूंगा, मैं इन पर शिकंजा कसूंगा, ये ललन सिंह की तरफ से यहाँ पर कहा जा रहा है। अब इस बात को जरा समझिए कि क्या कुछ इसके मायने हो सकते हैं और किस तरह से इस चीज को देखा जा सकता है। ललन सिंह का ये कहना अपने आप में कितना सही है या कितना जरूरी है या गैर जरूरी है, इस बात को जरा समझिए। अभी कल ही मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, कल ही मैंने आपको एक खबर दिखाई कि कैसे तेजस्वी यादव, उनके एक बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया और तेजस्वी यादव के बयान को बताया गया कि देखिए साहब, तेजस्वी यादव तो जो है वो राम विरोधी बयान दे रहे हैं। और एक चैनल के अंदर अमीश देवगन, एक चैनल के अंदर उस तेजस्वी यादव को लेकर के खबर चलाते हैं, लाइव चलाते हैं और उस खबर में वो कहते हैं कि राम का अपमान कर दिया है। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो इस बात को कहा है तेजस्वी यादव की तरफ से कि आप अगर मंदिर के लिए जा रहे हैं तो स्कूलों के लिए कौन जाएगा या फिर अस्पतालों के लिए कौन जाएगा। और उसके बाद में जो ये अमीश देवगन है, वो अमीश देवगन कह रहे हैं कि अगर मंदिर जाएंगे तो अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की बातें जो है अमीश देवगन की तरफ से कही गई कि मंदिर जाएंगे तो अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बयान जो इनका निकल करके सामने आया, कल मैंने आपको एक खबर दिखाई, लेकिन जरा देखिए यही अमीश देवगन जो है वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और इनका एक स्क्रीनशॉट जो है अब वो वायरल होने लग रहा है दोबारा से। और ये खुद से इस बात की जानकारी दे रहे थे कि मेरी कोरोना रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है, मुझे कोरोना हो गया है। तो सवाल यह है कि दुनिया ने कितना बड़ी महामारी देखी है और उस महामारी में हमने देखा कि कैसे लाचारगी हमारी दिखी, कैसे सरकारों की लाचारगी दिखी। शमशान घाट में भी, कब्रिस्तानों में भी लोगों को लाइनों में लगना पड़ा। क्या उसके बाद में भी हम शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात ना करके और तमाम दूसरे तरीके जो मुद्दे हैं उन पर बात करें तो हमारे देश का भला होगा, समाज का भला होगा, लोगों का भला होगा। ये देखिए, ये अमीश देवगन की रिपोर्ट है कि मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद में मैं होम आइसोलेशन में हूं, डॉक्टर की सलाह पर उपचार ले रहा हूं। आप भी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ये अमीश देवगन की तरफ से कहा गया। और आज यही अमीश देवगन कह रहे हैं कि अगर मंदिर जाओगे, राम मंदिर जाओगे, तो तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एंकर और है उनका, मैं ना तो नाम लूंगा आपके सामने और ना ही उनकी फोटो दिखाऊंगा, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। और अब वो इस दुनिया में नहीं है तो ठीक नहीं लगता कि किसी के बारे में हम चर्चा करें। तो ये
वो एंकर भी आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। वो एंकर भी इसी तरह से कुछ शो करते थे रोजाना, एक चैनल पर 5 बजे जो उनका शो आता था, पहले जी न्यूज में थे, फिर वो आज तक में आ गए, इसी तरह से शो करते थे। और अगर आज वो होते तो शायद वो अमीश देवगन से भी जो है वो आगे जाकर के 4 हाथ जो है अमीश देवगन से भी आगे निकल करके कुछ और बातें भी हो सकता है वो कर रहे होते। लेकिन जरा समझिए कि आज एक बीमारी की वजह से, एक महामारी की वजह से वो आज इस दुनिया में नहीं। तो क्यों नहीं हम इस बात पर चर्चा करें, क्यों नहीं हम इस बात को देखें कि अस्पताल रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, शिक्षा रहेगी, स्वास्थ्य रहेगा, तभी तो आदमी मंदिर भी जाएगा, नौकरी पर भी जाएगा, काम धंधे पर भी जाएगा, अपने घर परिवार के साथ भी रहेगा। अगर स्वास्थ्य ही नहीं है, अगर आदमी ही ठीक नहीं है, तो वो ना तो मंदिर जा सकता है, ना वो घर परिवार में ठीक रह सकता है, ना वो नौकरी कर सकता है। इतनी सी बात है। अब इस बात को जरा दूसरे तरीके से समझ, अमीश देवगन जिस बात को कह रहे थे, वो तेजस्वी यादव का जो बयान था उसको पूरी तरह से जो तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया। अब इस बात को समझिए कि अगर विपक्ष ने अभी भी स्टैंड नहीं लिया इस गोदी मीडिया के खिलाफ, तो 2024 के चुनाव में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर रहे हो। 2024 के चुनाव में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि झूठ की फैक्ट्री, आपको पता है झूठ की फैक्ट्री किस तरह से काम करती है, और झूठ की फैक्ट्री का क्या असर होता है, झूठ की फैक्ट्री की वजह से लोगों को क्या फायदा मिलता है और लोग क्या क्या फायदा उससे उठाते हैं, ये आपको पता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो चीजें निकल करके आ रही हैं उन चीजों पर हम पुख्ता तौर पर जब तक संतुष्ट ना हो, या पुख्ता तौर पर जब तक हमारे पास में जानकारी ना हो, तो किसी चीज को हम आगे शेयर ना करें, और इस तरह से धर्म संप्रदाय की जो बातें हैं उनको खास करके ना करें। लेकिन जो ये लोग कर रहे हैं, जो चैनलों में जिस तरह से कह रहे हैं, और अब तो ये बड़ी बात ये हो गई कि ये कहते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, झूठ बोल करके कहते हैं कि सच बोल रहे हैं, मतलब झूठ को भी सच बता करके बेचा जा रहा है। जब झूठ को सच बता करके बेचा जाने लग जाए तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। और इसीलिए ऐसे लोगों के ऊपर अगर शिकंजा नहीं कसा गया इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन को हो सकता है। तमाम तरह की फर्जी खबरें, तमाम तरह की फर्जी चीजें जब इनके इंडिया गठबंधन को लेकर के फैलाई जाएंगी, तो जाहिर सी बात है उसका वोटों में भी नुकसान होगा। और इसीलिए इंडिया गठबंधन को ऐसे नेताओं के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और सख्त कार्रवाई करते हुए एक्शन लेना चाहिए। और अगर सही तरीके से एक्शन लिया जाएगा, तो 4 लोगों पर एक्शन लिया जाएगा तो 40 लोग सुधर जाएंगे। ये भी एक एक्शन लेने का जो है तौर तरीका है। और निश्चित तौर पर 2024 से पहले इसकी बहुत सख्त जरूरत है। और अगर 2024 से पहले अगर इसको इसी तरह से जो है वो नहीं किया गया, तो फिर उसके बाद में निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा नुकसान, एक बहुत बड़ा खामियाजा वो विपक्ष को भुनाना पड़ेगा, विपक्ष को उठाना पड़ेगा। और जिस तरह से विपक्ष ने जो बातें कही थी, इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया, कुछ नेताओं के नाम दिए गए, और रमेश देवगन का नाम तो उसी में शामिल है। कई और जो है वो प्रवक्ताओं का, सुधीर चौधरी का, रुचित्रा त्रिपाठी का, नविका कुमार का, इनका नाम शामिल है उसमें, रूबिका लियाकत का नाम शामिल है। तो ये बाकायदा लिस्ट निकाल करके बताई गई कि देखिए साहब, ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, ये लोग विपक्ष के साथ में जो है वो नाइंसाफी करते हैं, ये लोग अपने कार्यक्रमों में जहर बेचने का काम करते हैं, जहर परोसने का काम करते हैं। तो लिहाजा इन सबको बॉयकॉट किया जाए, इनके प्रोग्रामों में ना जाया जाए। ये इंडिया गठबंधन की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बात को कहा गया। लेकिन फिर बाद में इंडिया गठबंधन ही उस बात पर ठहर नहीं पाया, और कांग्रेस के ही 2 नेताओं ने, 2 मुख्यमंत्री थे उस वक्त में, एक मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार अशोक गहलोत और कमलनाथ, उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उन्होंने नविका कुमार को और चित्रा त्रिपाठी को इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू देने के बाद में कहा गया कि ये सब बेमानी की बातें हैं, अगर कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है अगर उस बात को करती नहीं है तो फिर ये बेमानी है, आपने जो है वो क्यों इन लोगों को इंटरव्यू दिया। ये सवाल जब उठने लगा तो फिर उसके बाद में किरकिरी भी हुई। लेकिन अब दोबारा से नए सिरे से मजबूती के साथ दिखाना होगा कि हाँ, अगर कोई झूठ फैलाएगा, कुछ गलत खबर चलाएगा, तो उस पर हम एक्शन लेंगे, और तत्काल तौर पर जो है उसको या तो माफी मांगनी पड़ेगी, चैनल से जो है वीडियो हटानी पड़ेगी, वरना उस पर शिकंजा कसा जाएगा। और अगर ये चीज नहीं हुई तो फिर आप बैठे रहिए, राम मंदिर के नाम पर ना जाने कि इतना बड़ा झूठ, क्या क्या झूठ चीज जो है वो आपको परोसी जा सकती है। और उसके बाद में दूसरी बड़ी बात ये देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस पूरे प्रकरण में अगर देखें हम लोग कि पिछले 10 साल की राजनीति को अगर देखें, जाहिर सी बात है
तो 10 साल की राजनीति के अंदर साफ सबसे बड़ी बात जो दिखती है वो ये दिखती है कि सबसे ज्यादा इस गोदी मीडिया के झूठ का प्रोपेगेंडे का शिकार अगर कोई व्यक्ति रहा है, कोई राजनेता रहा है, तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के बारे में तमाम तरह की अनाप शनाप बातें, तमाम तरह के अनाप शनाप शो किए गए हैं, घंटों घंटों के उनके ऊपर कवरेज की गई। और जो बयान नरेंद्र मोदी के थे उन बयानों को राहुल गांधी का बना करके बताया गया। चैनलों पर बैठ करके बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र मोदी के बयानों को राहुल गांधी के बयान बताते रहते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। और जब ऐसे आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आज राहुल गांधी की छवि जिस तरह से बिगड़ी है और उस छवि को सुधारने के लिए कांग्रेस पार्टी को आज इतना सब कुछ करना पड़ रहा है, तो कम से कम विपक्ष के नेताओं को अब सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इस बात पर सख्ती के साथ में विचार करना चाहिए कि अगर आपकी छवि को बिगाड़ दिया जाएगा। और जो टीवी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि टीवी जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह से काम कर रहा है, कि बीजेपी का कार्यकर्ता अगर घर घर नहीं पहुंच रहा है तो कम से कम ये टीवी लोगों के घर घर पहुंच रहा है, और लोगों के घर घर पहुंच करके टीवी जो है वो लोगों के दिमाग को खराब करने का काम कर रहा है। तो सभी नेताओं को अगर एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अगर वो इस तरह का जो है वो इन चैनलों के खिलाफ अगर सख्ती नहीं दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और आपको मालूम होगा हर बार जब जब इस तरह का कोई प्रकरण होता है तो तब तब जो है वो ऐसी खबरें, फर्जी खबरें चलाई जाती हैं कि लोगों को जो है वो जीना दुश्वार हो जाता है। अभी कुछ रोज पहले ही जब ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हुई, तो ट्रक ड्राइवरों की जो हड़ताल हुई तो उसमें ट्रक ड्राइवरों को बदनाम करने के लिए कहा गया कि पेट्रोल पंपों के ऊपर पेट्रोल खत्म हो गया, जबकि कम से कम किसी भी पेट्रोल पंप के पास में इतना स्टॉक जरूर होता है कि वो 4 दिन 5 दिन या एक हफ्ता अपना पेट्रोल पंप चला सकता है। कोई भी पेट्रोल पंप हो इतना उसके पास में स्टॉक नहीं रहता है कि वो बस आज शाम तक का ही पेट्रोल पंप के पास में स्टॉक है। हो सकता है कि किसी किसी के पास में ऐसा हो, लेकिन ज्यादातर की जो मैं बात बता रहा हूं, ज्यादातर की बात यही है कि कम से कम 3 से 4 दिन का या एक हफ्ते का स्टॉक हर पेट्रोल पंप लेकर के चलता है। लेकिन कैसे खबरें चलाई गई, लोगों को लाइन में दौड़वा दिया गया, लोग अपनी पीपी लेकर के टंकियां फुल करवाने लग गए, लोग अपनी गाड़ियां फुल करवाने लग गए कि भाई पता नहीं क्या हो जाएगा। और ट्रक ड्राइवरों को पूरी तरह से बदनाम करने का ठेका जो है इन्होंने दिखा दिया कि देखिए ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं और उनकी वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है। उसमें इस बात को नहीं दिखाया कि ट्रक ड्राइवर इसलिए सड़क पर आ गए हैं क्योंकि सरकार एक कानून लेकर के आई है, जो कानून ड्राइवरों की चर्चा के बिना किया गया है, लेकिन ड्राइवरों को खलनायक की तरह से पेश कर दिया गया, ड्राइवरों को विलन बना दिया गया कि ड्राइवरों की वजह से इतना सब कुछ है बवाल हो रहा है। और आखिरकार जो है वो फिर सरकार को उसमें झुकना पड़ा, वरना फिर पता नहीं क्या क्या की जो है वो क्या होता। और इसी तरह से जब आप किसान आंदोलन की बात करेंगे तो किसान आंदोलन में भी जब किसान सड़कों पर बैठे हुए थे तो खबरें ये चलाई गई कि लोग परेशान हो रहे हैं, लोग किसान आंदोलन की वजह से 3-3 4-4 5-5 10-10 किलोमीटर घूम करके जा रहे हैं। ये सवाल नहीं उठाया गया कि किसान वहां पर क्यों बैठे हैं। अपना घर बार छोड़ करके अगर एक आदमी आकर के कहीं पर बैठा है तो उसकी कोई वजह होगी। उस आदमी को आप जिम्मेदार बता दे रहे हैं, उस आदमी को आप खलनायक घोषित कर दे रहे हैं, उस आदमी के ऊपर आप बंदूक तान दे रहे हैं। लेकिन वो आदमी वहां पर क्यों आया है, उस आदमी के साथ में ऐसी क्या परिस्थिति हुई है कि उस आदमी को वहां पर आकर के बैठना पड़ा, इस बारे में आप चर्चा नहीं करते। और वही किसान आंदोलन को जो है खलनायक की तरह से पेश किया गया, किसानियों को खालिस्तानियों की तरह से पेश किया गया, ये तो देशद्रोही गैंग के टुकड़े हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के जो लोग हैं। इस तरह से चीजें किसान आंदोलन के समय पर भी की गई और किसान आंदोलन के समय पर भी यही जो है वो फैलाया गया, यही बातें लगातार कही गई कि देखिए ये किसानों की वजह से इतने लाखों लोगों को रोजाना पेट्रोल ज्यादा देना पड़ता है, अपने ऑफिसों में देरी से पहुंचते हैं, उनकी हाफ ड्यूटी लगती है, उनका नुकसान होता है और किसानों को जो है खलनायक की तरह से पेश कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है अगर आपको कोई भी मूवमेंट चलाना है, अगर आपको कोई भी आंदोलन खड़ा करना है, ये अगर आपको कोई बात अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है तो बहुत जरूरी है कि पहले आप उस माध्यम को क्लियर करें जिस माध्यम की वजह से आपकी बात को गलत तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। वरना आप करते रहिए ग्राउंड पर कुछ भी काम, आप करते रहिए ग्राउंड पर कितनी भी मेहनत, लेकिन अगर आपकी मेहनत को गलत तरीके से लोगों के बीच में पहुंचाया जाएगा तो निश्चित तौर पर फिर उसका खामियाजा तो होगा ही, उसका नुकसान तो होगा ही। और वो सारी चीजें जो है फिर वो निकल करके सामने आती भी हैं। और इस बात को मैं फिर कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर इस चीज में कोई इसमें
पीड़ित है तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी को लेकर के कितने तरह के जो है वो चीजें निकाली जाती है कि राहुल गांधी नए साल पर छुट्टियां मनाने के लिए विदेश चले गए। अब छुट्टियां मनाना जो है वो कितना बड़ा प्रकरण हो गया, क्या छुट्टियां मनाना, क्या वो इतना बड़ा जो है वो कोई ऐसा सवाल है कि छुट्टियां मना करके आदमी पता नहीं क्या क्राइम कर दे रहा है। छुट्टियां मनाना तो कोई क्राइम तो नहीं है, छुट्टियां तो हर आदमी लेता है। वो बात अलग है कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं 18-18 घंटे काम करता हूं, मैं छुट्टियां नहीं लेता हूं, मैं एक भी छुट्टी नहीं लेता हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी को कभी ये नहीं पूछा जाता कि आप जाकर के जो है वो लक्षद्वीप के अंदर अगर फोटोशूट करा रहे हैं तो छुट्टियों पर करा रहे हैं कि अब वो सरकारी काम है वो। दूसरी बात, जिस तरह से आप पार्टी के प्रचार में निकलते हैं, महीनों महीनों तक मंत्रालय देखे हो जाते हैं और लगातार आप चौबीसों चौबीसों घंटे प्रचार में व्यस्त रहते हैं, तो वो पार्टी का काम है कि सरकार का काम है? तो ये सारी चीजें जब लोगों के पास में जाएंगी, जब लोग सही तरीके से इन मुद्दों को लेकर के सवाल उठाएंगे, जब इन लोग सारे इन मुद्दों को लेकर के चिंतित होंगे, तब जाकर के जो है वो चीजें क्लियर होगी और तब जाकर के लोगों को एक सही तस्वीर जो है वो समझ में आएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब विपक्ष ने यहाँ पर जो स्टैंड लिया है, निश्चित तौर पर इसकी सख्त जरूरत थी ऐसा लगता है, क्योंकि अगर विपक्ष ये स्टैंड नहीं लेगा, विपक्ष अगर इस पर जो है वो कायम नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर विपक्ष को एक बड़ा खामियाजा इसका उठाना पड़ सकता है। और ललन सिंह ने जिस तरह से इनको नोटिस भेजा है, तो ये सीधे तौर पर जो समझ में आ रहा है कि इस नोटिस से कोई ना कोई प्रेशर जो है इन लोगों के ऊपर जरूर बनाना चाहिए, और अगर ये प्रेशर नहीं बनाया गया तो निश्चित तौर पर एक बड़ा नुकसान इनको एक बार फिर से हो सकता है। मैं चाहूंगा कि एक बार ललन सिंह का जो बयान है, मैं चलने से पहले एक बार आपको वो बयान फिर से सुनाऊं। ललन सिंह का जो बयान एक बार आप फिर से सुनिए, और ललन सिंह आखिरकार क्यों कह रहे हैं कि मैं इनको मानहानि का मुकदमा इनके ऊपर करूंगा और इनको माफी मांगनी पड़ेगी। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी। अगर हर नेता इस तरह से स्टैंड लेगा, और हर नेता केवल कहे नहीं बल्कि उसको कागजों में उतार करके भी दिखाए, क्योंकि कई बार नेता कहते जरूर है लेकिन उस नेता के कहने के बाद में वो चीजें होती हुई नहीं दिखाई देती है। तो लेकिन ललन सिंह ने यहाँ पर जो कहा है, तो कम से कम उसको करके जो यहाँ पर दिखाया है, और ललन सिंह जब उसको करके दिखा रहे हैं, तो फिर सीधे तौर पर जो है वो उसका असर भी मिलेगा और उसका जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। एक बार ललन सिंह का जो बयान है एक बार आप फिर से सुनिए। धूमिल करने के उद्देश्य से मनगढ़ंत और तथ्यहीन खबरों को दिखाने के लिए हिंदी न्यूज चैनल आज तक, रिपब्लिक भारत और दैनिक जागरण समाचार पत्र को मेरे वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा गया। यदि न्यूज चैनल समाचार पत्र के पास तथ्यहीन, असत्य और मनगढ़ंत समाचार का कोई आधार और प्रमाण है तो उसे प्रदर्शित करें, अन्यथा प्रमुखता से झूठ और तथ्यहीन समाचार फैलाने के लिए क्षमा मांगे। ऐसा नहीं करने पर 15 दिनों के बाद मैं मानहानि का मुकदमा न्यायालय में। तो ललन सिंह के इस बयान से बहुत हद तक साफ हो जाता है, ललन सिंह के इस बयान से बहुत हद तक चीजें क्लियर हो जाती है कि देखिए आप जो मर्जी बातें कहें, लेकिन अगर आपने उन चीजों को ग्राउंड पर उतारा तो निश्चित तौर पर उसका असर देखने को मिलेगा। और ललन सिंह ने यहाँ पर जो सख्ती दिखाई है, तो इस सख्ती का असर ऐसा लगता है कि साफ तौर पर होगा भी। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर के इंडी गठबंधन जो चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भी इस पर स्टैंड जो है वो साफ करना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारी जो फुल फॉर्म है, या तो आप उसको चलाइए या पूरी की पूरी फुल फॉर्म चलाइए, आप मत लिखिए इंडिया। अगर आपको आपत्ति है तो आप इंडिया मत लिखिए, लेकिन इंडी गठबंधन कहना, जो मोदी जी जिस बात को कहते हैं उस बात को अगर आप कहेंगे तो आप बीजेपी की कार्यकर्ता थोड़ी ना। तो ये भी और सख्ती के साथ में इन लोगों के साथ में जो है इन चीजों को लेकर के थोड़ा और पेश आना चाहिए, और हो सकता है कि उससे तस्वीर जो है कुछ और बदले। बहरहाल ललन सिंह के ये जो कार्रवाई करने जा रहे हैं, उनका जो एक प्लान है, या उन्होंने जो जिस तरह से कार्रवाई की है और नोटिस भेज दिया है, क्या वाकई अगर ये चैनल वाले माफी नहीं मांगते तो निश्चित तौर पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए, और अगर माफी मांगते हैं तो साधारण माफी के साथ में उनको छोड़ देना चाहिए, या कोई रिटर्न में भी उनकी तरफ से आश्वासन लेना चाहिए? सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।